हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, कुछ टेक्निकल एरर के वजह से वो लेक्चर मैं ज्यादा बड़ा बना नहीं पाया था। तो एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे, उसके बाद आज हम लोग सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उस सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर थोड़ा देख लेते हैं और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या बात किए थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला लेक्चर में हम तुम लोग को बताए थे कि सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हम तुम लोग को बताए थे कि सॉल्यूशन में बेसिकली मेनली 4-5 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म का होगा, दूसरा टॉपिक तुम लोग वेपर प्रेशर पढ़ोगे, तीसरा में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे और सॉल्यूशन का 2 टाइप होता है, कौन कौन सा याद है ना, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, थर्ड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का था, 4 तरह का। कौन कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हेनरीज लॉ। ठीक है, उसके बाद हम तुम लोग को बताए थे कि सॉल्यूशन कहाँ किसको जाता है। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या फिर 2 से अधिक कंपोनेंट का, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लूज करता है और उसको हम लोग सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हम ये भी एक्सप्लेन किए थे कि आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या होता है। तो हम बताए थे आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बनाने से पहले जो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में लूज कर देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन बनाने से पहले, ठीक है, अगर हम लोग एक बात करते हैं शुगर प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन बनाने से पहले शुगर सॉलिड स्टेट में था, सॉल्यूशन बनाने के बाद लिक्विड में चला जाता है। सॉल्यूशन बनाने से पहले वाटर में टेस्ट नहीं था, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद वाटर में टेस्ट आ जाता है। इसका मतलब वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे। सॉल्यूशन का कंपोनेंट 2 तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, और यहीं पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं। हम एग्जांपल क्या दिए थे, वही शुगर और वाटर वाला, तुमको याद ही होगा। बताओ शुगर और वाटर वाला सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट किसको कहते हैं, शुगर को, और वाटर को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब तुम बताना, ठीक है, कि वाटर का अमाउंट कम होता है कि ज्यादा होता है, हाँ, वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा, और शुगर का अमाउंट क्या होता है, कम। तो यहां से हम क्या रिलेट किए थे कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है बाबू उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। उसी के बेसिस पे हम कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स वगैरह बताए थे। ठीक है, एक कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, उसी एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डील कर रहे थे और एरर की वजह से हम लोग डील नहीं कर पाए थे, तो वही एग्जाम्पल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है 50% इथेनॉल इन वाटर, 50% इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज वापस से तुम कितना मान सकते हो, 100%। यहां पे बोला है 100% पूरा सॉल्यूशन का परसेंटेज मान लिए, और इस सॉल्यूशन में 2 चीज है, कौन कौन सा, तो एक इथेनॉल और दूसरा क्या है, वाटर। तो यहां से अगर तुम इथेनॉल का परसेंटेज का बात करोगे, ठीक है, तो इथेनॉल का परसेंटेज यहां पे कितना है, 50%। बाबू अगर इथेनॉल का परसेंटेज 50 है तो वाटर का परसेंटेज भी कितना होगा, हाँ, वाटर का परसेंटेज भी क्या होगा, 50%। ठीक है, अब हम तुम लोग को क्या बता के रखे हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब यहां पे बोलोगे कि भैया दोनों का अमाउंट तो सेम है, तो किसको बोलेंगे सॉल्यूट और किसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अब यहां पे बात समझना, ठीक है, अगर दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों का फेज सेम है, फेज कहने का मतलब स्टेट सेम है। अब बताओ इथेनॉल कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड, और वाटर भी कौन सा स्टेट में है, लिक्विड। अगर दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों लिक्विड स्टेट में है या फिर दोनों सॉलिड स्टेट में हो जाए, कहने का मतलब बस इतना समझो कि दोनों का फेज अगर सेम है तो उस केस में याद रखना तुम किसी को सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोल दोगे, गलत नहीं होगा। अगर हम इथेनॉल को सॉल्वेंट बोल दे तो भी ये बात सही है, ठीक है, और इथेनॉल को सॉल्यूट बोल दे तो भी ये बात सही है। ठीक है, और अगर तुम वाटर को सॉल्वेंट बोल दो तब भी ये सही है। ठीक है, और इथेनॉल को सॉल्यूट, वाटर को सॉल्यूट बोल दो तब भी ये बात सही है। ठीक है, तो अगर दोनों का परसेंटेज सेम हो, दोनों का फेज सेम हो,
तो तुम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोलोगे, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा दिमाग में एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि अगर फेज अलग अलग है तब क्या होगा, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ऐसे दिया हुआ है 50% ग्लूकोज इन वाटर, 50% ग्लूकोज इन क्या दिया हुआ है, वाटर। अब इस केस में बाबू क्या हो जाएगा, तो फिर से अपना वही पुराना काम करते हैं। बताओ पूरा सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा, बोलो 100% होगा। ठीक है, अब बता यहां पे परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज का बात करोगे, ठीक है, बताना परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 50% होगा, करेक्ट। अब अगर परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 50 है तो बोलना परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर भी यहां पे क्या होगा, 50% होगा। मगर तुमको पता होगा गर्मी का दिन भी चल रहा होगा, सब कोई ग्लूकॉन डी तो पीते ही होंगे। अब बता दो ग्लूकोज कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड या फिर लिक्विड। हाँ, ग्लूकोज कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड। अब अगर ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है, अब वाटर तो पता ही है, अब वाटर में सॉलिड मत बोलने लगना, ठीक है, क्योंकि वाटर कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो दोनों का परसेंटेज भले यहां पे सेम है, मगर दोनों का फेज यहां पे अलग अलग है। तो इस केस में जो नेट सॉल्यूशन का फेज होगा वही तुम्हारा सॉल्वेंट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों का परसेंटेज सेम हो, ठीक है, और दोनों का परसेंटेज सेम हो और दोनों का फेज अलग अलग हो, तो सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही तुम्हारा सॉल्वेंट कहलाएगा। अब तुम बताओ ना, ग्लूकोज सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो उसका फेज क्या होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। तो जो भी लिक्विड होगा वही सॉल्वेंट कहलाएगा यहां पे। तो यहां पे लिक्विड कौन है, ग्लूकोज की वाटर, वाटर, मतलब ये कहलाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अगर अमाउंट सेम हो जाए तब हम लोग कैसे पता करते हैं, अमाउंट सेम, दोनों का फेज सेम भी है, तो उस केस में किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोल दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दोनों का अमाउंट अगर सेम है और दोनों का फेज अलग अलग है, तो जिस फेज में सॉल्यूशन होगा वही सॉल्वेंट कहलाएगा, और उसका दूसरा को छोड़ के हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं। बात क्लियर होता है, ठीक है। अब हम लोग देर ना करते हुए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हम इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके थे। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेन टॉपिक, जो कि है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। आप लोग भी नोट्स बनाते जाना, अगर नोट्स बनाओगे तभी पढ़ने में मजा आएगा, सिर्फ लेक्चर देखने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, वो है कंसंट्रेशन टर्म। अब वो कंसंट्रेशन टर्म में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म किसको कहा जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी टर्म यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म है क्या, कंसंट्रेशन टर्म का बस एक ही काम होता है, और वो काम क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करना। और ये सॉल्यूट का अमाउंट को किस में एक्सप्रेस कर सकता है, या तो सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करेगा या फिर सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म का हम लोग यही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट बेसिकली expresses, ठीक है, expresses amount of solute in। तो ये बेसिकली सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करता है, और कहां कहां पे एक्सप्रेस करता है, तो अब ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करता है इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को दो जगह पे एक्सप्रेस कर सकता है, या तो सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में। बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना हम लोग, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको दो ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ठीक है। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है इसको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। पहला को हम नाम दे रहे हैं ग्रुप ए, ठीक है, और दूसरा को हम नाम देंगे ग्रुप बी।
तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा ग्रुप ए और दूसरा होगा क्या तुम्हारा ग्रुप बी। बात क्लियर है? ठीक है। अब ग्रुप ए में हम लोग वैसे कंसंट्रेशन टर्म को रखेंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा। जो किससे रिलेटेड होगा? वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है। और ग्रुप बी में हम लोग वैसे कंसंट्रेशन टर्म को रखेंगे जो मास रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? मास से। ठीक है। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हम लोग इसको कितने ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे? दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ग्रुप कौन कौन सा है? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है। ग्रुप ए में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो किससे रिलेटेड होंगे? वॉल्यूम से। और ग्रुप बी में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो किससे रिलेटेड होंगे? मास से। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ए में कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है। ग्रुप ए का पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा अगर कंसंट्रेशन टर्म का बात करें तो ग्रुप ए का दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है ग्रुप ए का, उसका नाम है मोलैरिटी। क्या है बाबू? मोलैरिटी। और चौथा कंसंट्रेशन टर्म है तुम्हारा, ठीक है, नॉर्मैलिटी। चौथा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? नॉर्मैलिटी। ठीक है। तो ग्रुप ए में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम रिलेटेड है। और साथ साथ रिपीट करना, वॉल्यूम रिलेटेड वाला कितना कंसंट्रेशन टर्म है? 4। कौन कौन सा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में भी टोटल 4 कंसंट्रेशन टर्म है। पहला जो ग्रुप बी का कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है? बोलो। परसेंटेज वेट बाय वेट। गुड। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप बी का दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। बाबू दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। बात क्लियर है? ठीक है। अगर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म का बात करें ना तो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर हुआ? ठीक है। अगर फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म का बात करें तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। फुल फॉर्म क्या है? बोलो। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करता है। कहां पे? सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं हम लोग? 2 ग्रुप। कौन कौन सा? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये तुम्हारा मन है, तुम इसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर हुआ? ग्रुप ए में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे और ग्रुप बी में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो किससे रिलेटेड होगा? मास से। ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड वाला जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, एक बात यहां पे बताना भूल गए, ठीक है, और वो क्या है? एक बात बताना बाबू, टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज करता है कि नहीं करता है? करता है। मगर मास के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज, सॉरी मास, ये टेम्परेचर के चेंज करने से, ठीक है, मास चेंज करता है या फिर नहीं करता है? नहीं करता है। तो हम क्या बोले? वापस से एक बार रिपीट करते हैं। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज करता है, मगर टेम्परेचर के चेंज करने से मास चेंज नहीं करता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जितना भी वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। और जितने भी मास रिलेटेड वाले कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग से, ठीक है, कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म, एक मिनट, इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक। अब देखो, ग्रुप ए और ग्रुप बी में मेरा डिवाइड करने का मेन मकसद यही था, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो वॉल्यूम रिलेटेड वाला जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज करता है।
और टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं करता है, इसलिए मास रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अब मान लो तुम्हारे से एक छोटा सा सवाल करे, बताओ मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो बताओ मोलैरिटी कौन सा ग्रुप का कंसंट्रेशन टर्म है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी, ग्रुप ए का है। अब ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड, और वॉल्यूम रिलेटेड मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट, तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वही अगर हम तुमसे ये पूछते कि बताओ मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो जवाब क्या होगा, मोलैलिटी ग्रुप बी का पार्ट है, और ग्रुप बी का जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है वो मास रिलेटेड, और मास रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट, मतलब मोलैलिटी टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। बात क्लियर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखना, ग्रुप ए में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, और ग्रुप बी में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। ये भी पूछता है कि मोलैरिटी क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसका जवाब क्या होगा, मोलैरिटी इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, तुम्हारा वॉल्यूम से। और मोलैलिटी क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, मास से। बात क्लियर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन अब तुम लोग को बताया उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि तुमको याद रह जाए। जैसे मान लो एमसीक्यू के फॉर्म में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और चार ऑप्शन देते हैं। पहला है मोलैलिटी, दूसरा मान लो परसेंटेज वेट बाय वेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, सी ऑप्शन दे रखे हैं मोलैरिटी, ठीक है, और डी ऑप्शन मान लो दे दिए पीपीएम। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ साथ सॉल्व करना। अब वो क्या बोला है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होता है, वॉल्यूम रिलेटेड या फिर मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड। अब वॉल्यूम रिलेटेड वाला कौन कंसंट्रेशन टर्म है, देखो क्या मोलैलिटी वॉल्यूम रिलेटेड है, नहीं, मतलब ये नहीं होगा। वेट बाय वेट वॉल्यूम रिलेटेड था क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेटेड था कि मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में कुछ और पॉइंट के ऊपर में बात कर लेते हैं, जैसे क्या क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बताए हैं कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करता है, वो सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करता है, और अमाउंट को कहां पे एक्सप्रेस करता है, या तो सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना कि भैया बताइए कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करेगा, और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पे टोटल कितना कंसंट्रेशन टर्म है, 8 कंसंट्रेशन टर्म। अब वो 8 में से 7 कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करता है, एक को छोड़ के जो कि है मोलैलिटी, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करता है। हम क्या बोले, टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म है, 8 में से 7 कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करता है, एक कंसंट्रेशन टर्म है जो कि मोलैलिटी, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करता है। तो यही पॉइंट को हम लिख देते हैं ताकि तुमको कभी भी याद रह जाए, ठीक है। ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट मोलैलिटी एक्सप्रेसेस या फिर एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं मोलैलिटी को छोड़ के। तो मोलैलिटी कहां पे एक्सप्रेस करेगा, ऑब्वियसली वो कहां पे एक्सप्रेस करेगा, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो लिख लेते हैं मोलैलिटी एक्सप्रेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन
सॉल्वेंट। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूट का अमाउंट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं, मोलालिटी को छोड़ के। मोलालिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहां पे एक्सप्रेस करेगा? सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करेगा। ये बात याद रखना। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। हम कंसंट्रेशन टर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड, ग्रुप बी का कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड। अब एक सवाल यह हो सकता है कि क्या हम कभी भी ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप बी में चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है हां। ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप बी में चेंज हो सकता है, मगर उसके लिए तुमको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया जाए तो हम ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप बी में चेंज कर सकते हैं। और क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो डेंसिटी के हेल्प से मास को वॉल्यूम में बदल सकते हैं या वॉल्यूम को मास में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है तो ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म को हम किस में बदल सकते हैं? ग्रुप बी में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग डेंसिटी ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म, ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म can be changed into ग्रुप बी। तो डेंसिटी को यूज करते हुए ग्रुप ए का कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग ग्रुप बी में यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है।